ईरान ने इसराइल पर जो मिसाइल्स बरसाए थे उसके जवाब में इसराइल ने भी कुछ मिसाइल्स ईरान पर फेंके हैं, लेकिन इनसे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईरान के मुताबिक इस हमले से उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या इसराइल जो इस रीजन में अपनी मनमानी कई सालों से कर रहा है वो ईरान को इस छोटे से हमले के बाद छोड़ देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि इसराइल को ईरान से जो असल डर है वो है न्यूक्लियर वेपन का। इसराइल ईरान को एक न्यूक्लियर पावर कभी नहीं बनने दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस रीजन में इसराइल अपनी मर्जी ज्यादा देर तक नहीं चला सकेगा। इसीलिए मिसाइल्स के साथ साथ इसराइल ने ईरान पर एक बहुत बुरा साइबर अटैक किया है, जिसकी वजह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए कंप्यूटर्स एक बार फिर से बंद हो गए। इसी साइबर अटैक की वजह से ईरान ने तमाम फ्लाइट्स में पेजर्स और वॉकी टॉकी बिल्कुल बैन कर दिए हैं। इसी तरह का एक साइबर अटैक इसराइल ने इससे पहले भी ईरान पर किया था, जिसकी वजह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन आखिर कैसे? इस पूरे रीजन में इसराइल की मनमानियों की वजह से ईरान को पता था कि उसका नंबर भी आने ही वाला है, इसलिए ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था। जब इसराइल और यूएसए को ये यकीन हो गया कि ईरान भी न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ जा रहा है, तो इन्होंने 2005 से 2010 के दरमियान एक ऐसा वेपन बनाया, एक ऐसा सीक्रेट वेपन जो कि बिना किसी मिलिट्री एक्शन के ईरान की इकोनॉमी और इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बुरी तरह मुतासिर कर सकता था। एक ऐसा सीक्रेट वेपन जिसका नाम था स्टक्सनेट, और ये पहली बार था कि दुनिया ने इस तरह का साइबर वेपन देखा था, क्योंकि ये कोई कंप्यूटर वायरस नहीं बल्कि एक कंप्यूटर वर्म था। वायरस को ज्यादातर ह्यूमन एक्टिवेशन की जरूरत होती है, जबकि कंप्यूटर वर्म बिना किसी ह्यूमन के ही कंप्यूटर में जाकर उसकी हार्डवेयर तक को तबाह कर सकता है। यहाँ तक कि 2010 में लोगों ने ये देख भी लिया कि ये डिजिटल वेपन कितना पावरफुल हो सकता है। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में कुछ डबल एजेंट्स को हायर किया, जिनका काम था किसी तरह ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुसकर उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिटेल्स हासिल करना। क्योंकि स्टक्सनेट नामी इस वेपन को ये इसी इंफॉर्मेशन पर डिजाइन करना चाहते थे, जो बाद में इन्होंने किया भी। अब किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाने से पहले ये वेपन भी एक छोटी सी कंप्यूटर फाइल की तरह होता है, जिसे किसी यूएसबी की मदद से किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल किया जा सकता है। और ऐसी ही कोई यूएसबी अमेरिका के किसी सीक्रेट एजेंट ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में लगा दी और इस बम को उनके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर दिया। स्टक्सनेट वायरस की तरह सीधा किसी कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं करता, ना ही वायरस की तरह उसकी इंफॉर्मेशन को चुराता है, बल्कि ये कंप्यूटर्स या फिर मशीन्स के स्पेसिफिक एरियाज को, हार्डवेयर्स को तबाह कर देता है। जैसे ही स्टक्सनेट ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के मेन कंप्यूटर तक पहुंचा, वो कंप्यूटर जो कि बाकी तमाम मशीनरी को कंट्रोल करता था, ये उस कंप्यूटर को गलत इंफॉर्मेशन देने लगा, जिसकी वजह से ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस खराब होना शुरू हो गए। सेंट्रीफ्यूजेस इन मशीन्स को कहा जाता है जिनकी मदद से यूरेनियम को न्यूक्लियर एनर्जी के काबिल बनाया जाता है, क्योंकि यूरेनियम नेचुरल फॉर्म में न्यूक्लियर फ्यूल नहीं बना सकता। सेंट्रीफ्यूजेस सुपरसोनिक स्पीड पर घूमते हैं और आइसोटोप को यूरेनियम में मिलाते हैं, जिसके बाद एक रिएक्शन होता है जो कि बहुत ही कंट्रोल्ड और परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन इस स्टक्सनेट ने ईरान के 2 लाख कंप्यूटर्स और 1000 से भी ज्यादा सेंट्रीफ्यूजेस डिवाइस के अंदर छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से ये रिएक्शन बिल्कुल अनबैलेंस्ड हो गया और सेंट्रीफ्यूजेस में मौजूद यूरेनियम में फ्यूजन शुरू हो गया, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा एनर्जी निकली और ये डिवाइसेस फटना शुरू हो गए। और ये अटैक इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा था कि अगले कई सालों तक ईरान को ये समझ ही नहीं आ सकी कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतना ज्यादा नुकसान आखिर हो क्यों रहा है, क्योंकि स्टक्सनेट इतनी अच्छी तरह से तमाम डेटा को मैनिपुलेट कर रहा था कि ये इंजीनियर्स को रीडिंग्स बिल्कुल नॉर्मल दिखा रहा था। मिसाल के तौर पर अगर किसी डिवाइस को 500 आरपीएम की स्पीड पर घूमना चाहिए तो इंजीनियर्स को ये स्पीड 500 आरपीएम ही नजर आती थी, लेकिन दूसरी तरफ स्टक्सनेट इस मशीन को 2000 से भी ज्यादा आरपीएम पर घुमा रहा होता था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2008 में ही ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस खराब होना शुरू हो गए थे। शुरू में तो ईरानियन इंजीनियर्स को यही लगा कि सिस्टम में कोई बहुत बड़ी खराबी चल रही है, लेकिन जब 2010 तक ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि सिर्फ 1 साल में 1000 सेंट्रीफ्यूजेस तबाह हो गए। इसके बाद ईरानियन इंजीनियर्स ने इस पर गौर करना शुरू किया, जिसके बाद स्टक्सनेट की एक गलती की वजह से ये ईरान की पकड़ में आ गया, जिसके बाद ही पूरी दुनिया को ये पता चल सका कि एक डिजिटल वेपन कितना खतरनाक हो सकता है।
क्योंकि ये वेपन सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर ये इंटरनेट पर किसी तरह से अपलोड हो जाए, और ऐसा हुआ भी था। 2010 में नातान्स प्लांट में एक इंजीनियर अपने लैपटॉप से इन मशीन्स को चेक कर रहा था, जिसके बाद घर आकर उसने उसी लैपटॉप को पब्लिक इंटरनेट के साथ जब कनेक्ट किया तो ये साइबर वेपन पूरे इंटरनेट पर फैल गया, जो उसके कंप्यूटर में खुद ब खुद इंस्टॉल हो चुका था। और फिर इस वेपन ने दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर और मशीन्स को डिस्टर्ब कर दिया, जिनमें से मेनली 3 कंट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसमें पहली बारी थी ईरान की, जिसमें तकरीबन 60% कंप्यूटर्स को इसने कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद इसने इंडोनेशिया में 18.2% कंप्यूटर्स को खराब करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये इंडिया पहुंचा और 8% कंप्यूटर्स को इसने डिस्टर्ब किया। यानी कि सिर्फ इस एक वेपन की वजह से पूरी दुनिया में अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, जिसके बाद दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने इसे ट्रैक करके इसे कंट्रोल करना शुरू किया। और फिर 2010 ही में वायरस ब्लॉक अड्डा नाम की एक कंपनी ने इस वेपन को ढूंढ निकाला, जिसकी कोडिंग इंतहाई कॉम्प्लेक्स थी, इतनी कॉम्प्लेक्स कि इसे दुनिया में पहली बार देखा जा रहा था। और इसकी कोडिंग से ये साफ पता चल चुका था कि ये स्पेसिफिकली कुछ मशीनों को खराब करने के लिए बनाया गया है, और इस तरह का वेपन बनाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। जिसके बाद ये बात सबको पता चल गई थी कि यह काम अमेरिका का है। इसके अलावा बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वेपन की मदद से अमेरिका और इसराइल ने ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने के सफर में कई साल पीछे धकेल दिया। लेकिन आज 2024 में जब ईरान दोबारा से न्यूक्लियर पावर बनने के बहुत करीब पहुंच चुका है, तो इसराइल ने एक बार फिर से उस पर साइबर अटैक कर दिया है। लेकिन इससे कितना नुकसान हुआ है ये कोई नहीं जानता, जिसके बाद अब शायद इसराइल ईरान पर एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक प्लान कर रहा है, क्योंकि यूएसए और इसराइल की डील हो चुकी है थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। क्योंकि अगर इसराइल के एक बड़े अटैक के बाद ईरान वापस हमला करता है तो ये डिफेंस सिस्टम शायद इसराइल को बचाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पूरी दुनिया ने देखा कि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम बुरी तरह से फेल हो गया था, और इसके बाद यूएसए ने ईरान पर और भी ज्यादा सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसराइल के दोबारा से साइबर अटैक करने से ये चीज सामने आ रही है कि शायद ईरान दोबारा से न्यूक्लियर पावर बनने के इंतहाई करीब खड़ा हुआ है। मगर अब देखना यह है कि ये जंग आखिर कितनी दूर तक जाकर खत्म होती है, या फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाती है। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है तो उसके बाद पूरी दुनिया में क्या मंजर होगा और किस तरह से न्यूक्लियर विंटर शुरू हो सकता है, ये सब जानने के लिए आखिर कैसे की ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तमाम मामले पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।